हमारा चयन मेरिट क्रम के अनुसार हुआ था, लेकिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर हमारा पेमेंट रोका गया है। 6 माह से हमारा पेमेंट रोका गया है के द्वारा दिया जा रहा है। जो जिला उपाध्यक्ष हैं उनके भतीजे हैं रामप्रकाश गौतम, वही राजनीतिक दबाव देकर हमारी पेमेंट रुकाए हुए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी हमने स्पीड पोस्ट की, लोक शिक्षण संचालय भोपाल में भी किया और शहडोल में भी किया, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। हम लोग वहीं प्रयोगशाला सहायक के रूप में पदस्थ थे। हमारी 2 महीने की पेमेंट दी गई, लेकिन 4 महीने की पेमेंट रोक दी गई। कारण पूछे जाने पर बीओ मैडम ने कहा कि भर्ती तुम्हारी संदेहास्पद है। हाँ, भर्ती तुम्हारी सही है, इस बात का दावा डीओ सर भी करते हैं कि तुम्हारी भर्ती सही है, तुम्हारी पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन वो लिखित नहीं देते हैं क्योंकि वो भी राजनीतिक दबाव में थे। शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई, पर वहीं अतिथि शिक्षकों का मानदेय न मिलने से वो दर दर भटकने को काफ़ी मजबूर हैं। हमारे साथ में कुछ अतिथि शिक्षक भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे आज उनकी व्यथा को जानेंगे। आइए हम बात करते हैं। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पड़वार में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। ये भी मेरी साथी है, ये भी इसी में कार्यरत हैं। हमारा चयन मेरिट क्रम के अनुसार हुआ था, लेकिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा राजनीतिक दबाव में आकर हमारा पेमेंट रोका गया है। 6 माह से हमारा पेमेंट रोका गया है। ये राजनीतिक दबाव उन्हें शिकायतकर्ता रामप्रकाश गौतम के द्वारा दिया जा रहा है। जो जिला उपाध्यक्ष हैं उनके भतीजे हैं रामप्रकाश गौतम, वही राजनीतिक दबाव देकर हमारी पेमेंट रुकाए हुए हैं। तो हम बहुत परेशान हैं। हमने कई बार कलेक्टर साहब के पास आए, जन सुनवाई में भी आए, हम डीओ जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी गए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी हमने स्पीड पोस्ट की, लोक शिक्षण संचालय भोपाल में भी किया और शहडोल में भी किया, लेकिन आज तक इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। सीएम हेल्पलाइन में भी हमने किया, पर कोई निराकरण नहीं हो रहा क्योंकि सब दबाव से बंधे हुए हैं। एक तरफ तो गवर्नमेंट बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ अगर हम कुछ करके पढ़ लिख के आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो उन्हें राजनीतिक दबाव में दबाया जाता है। शिकायतकर्ता बोलता है कि तुम लड़कियां हो, घर में रहो, अपना काम करो, हम लड़के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या उनको भी बस आगे बढ़ने का अधिकार है? बीओ के पास में गए, क्या कुछ बोले? बीओ के पास हम जाते हैं तो बोलती हैं कि तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, लेकिन नहीं दूंगी पेमेंट, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम उनके पास कई बार गए, लेकिन हमारी बात सुनती ही नहीं, और सुनेंगी तो बोलेंगी कहीं भी चले जाओ, मैं कोई निराकरण नहीं करूँगी। और क्या बोलती है? पैसे बोलती हैं कि हमें 50% उसका चार्ज दोगे तभी पैसे दिया जाएगा, वरना पैसे नहीं दूंगी। पैसे की मांग कौन करता है? पैसे की मांग बीओ करती है हमसे। क्या नाम बीओ? पुन्नी बाई प्रजापति। इसकी सूचना आपने कहीं दी? इसकी सूचना मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी को दी है, लेकिन अभी तक उसका कोई निराकरण नहीं हुआ है। तो जैसा अतिथि शिक्षक ने बताया, अपनी व्यथा को बताया, अपने दर्द को बताया, वो कहाँ कहाँ भटक रही है। ये उमरिया ज़िले का मानपुर क्षेत्र है जो पूरी तरह से लापरवाह नज़र आता है, और क्षेत्र के जो ज़िले के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से लापरवाह नज़र आते हैं। हमारे साथ में और भी अतिथि शिक्षक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। नाम रश्मि गौतम है, मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिल्हारी से आई हूँ। ये भी वहीं है, इनका नाम रीना जायसवाल है। हम लोग वहीं प्रयोगशाला सहायक के रूप में पदस्थ थे। हमारी 2 महीने की पेमेंट दी गई, लेकिन 4 महीने की पेमेंट रोक दी गई। कारण पूछे जाने पर बीओ मैडम ने कहा कि भर्ती तुम्हारी संदेहास्पद है। यदि भर्ती संदेहास्पद जनवरी से है तो आज तक उसका कोई निराकरण नहीं किए हैं उन्होंने। हम उनके पास गए, बोले इसका कुछ निराकरण करिए मैडम, अगर संदेहास्पद भर्ती है तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और हमें भगा दिया वहाँ से। फिर हम आए डीओ सर के पास, उनके द्वारा उनसे पूछे तो वो मौखिक रूप से हमें बता देते हैं कि तुम्हारी पेमेंट आ जाएगी। हाँ, भर्ती तुम्हारी सही है, इस बात का दावा डीओ सर भी करते हैं कि तुम्हारी भर्ती सही है, तुम्हारी पेमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन वो लिखित नहीं देते हैं क्योंकि वो भी राजनीतिक दबाव में थे। पहले वाले जो डीओ सर थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो भी अभी आज तक कोई लिखित में नहीं दिए हैं। फिर हम सर के पास भी आए, कलेक्टर सर के पास भी कम से कम 5-6 बार आ चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है आज तक। हम आज 6वीं-7वीं बार आ रहे हैं। हम लोग भी गाँव से हैं, हम लोग के पास इतनी आमदनी थोड़ी है कि हम 500-600 बार लगा कर आते जाते रहे, हमारा कोई निराकरण नहीं हो, यहाँ से वहाँ भटक बस रहे हैं। आखिर संबंधित अधिकारियों को किस लिए रखा गया कि हमारा निराकरण किया जाएगा? ठीक है, भर्ती गलत है, ये संदेहास्पद है, तो आप लोग आज तक उसकी कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका निराकरण करके उसको साइड में करिए। ये क्या है कि आप उसको निराकरण संदेहास्पद बताकर हम यस सर, हम उसके पास भी जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई निराकरण, बस संदेहास्पद बता के। डीओ के पास जाओ, डीओ मेरे को लिखित आदेश दे, तभी मैं करूँगी। और हम नहीं, हमसे कुछ नहीं मांग की है। बस हम गए तो हमको बोले कि क्या कहते हैं, तुम लोग डीओ सर से जब तक लिखित में लेकर नहीं आओगे तब तक हम नहीं देंगे। हम डीओ सर के पास गए तो वो लिखित ने एक बार दिए भी कि अतिथि शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन बीओ मैडम बोलती हैं कि वो ये लिखें कि चिल्हारी का मानदेय भुगतान किया जाए। इस तरह वो रोक के रखी हुई हैं, पेमेंट जारी नहीं कर रही हैं। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, इतने दिनों से हैं। आप सुन रहे थे अतिथि शिक्षकों की व्यथा।
अतिथि शिक्षकों से पूरी रूबरू बात अतिथि शिक्षक खुद बता रहे थे कि उनके दिल में क्या बीत रहा है, किसकी लापरवाही है और आखिर क्यों उनका मानदेय नहीं मिल पा रहा है। अब हम जिला के शिक्षा अधिकारी से मरावी जी से भी बात करेंगे कि वो अपनी सफाई में क्या कुछ देना चाहते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैं जांच के लिए पत्र लिखा है सर ने, उसको जांच आने के बाद मैं उसको देखूंगा और ये 50% वाली बात ऐसे कोई मेरे संज्ञान में नहीं होगी। सर ऐसा पाया जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे आप? तो नियम में होगा वो कार्रवाई होगी। सर शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि 50% की मांग कर रहे हैं। देखेंगे उसको, अभी तो मेरे पास ऐसी सर 8 महीने पहले की बात है। अच्छा तब तक ने अधिकारी क्या करें? अब मैं अभी 1 तारीख से बैठा हूँ, देखता हूँ, फाइल पढ़ता हूँ, देख रहा हूँ। तथ्य पाए जाने पे आरोपियों की क्या कुछ होगा? जो नियम में होगा वो कार्रवाई। सर आज ये 12 साल से और वहाँ पदस्थ हैं तो 3 साल, नियम तो 3 साल है, इसके बावजूद भी वो इतने दिनों से तो उन पे संज्ञान लेते हुए उनका ट्रांसफर क्यों नहीं? ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, शासन की उसमें आता है। तो शासन की कुर्सी में तो आप भी बैठे हैं सर। नहीं, हमारे ट्रांसफर हमारे उसमें नहीं आता। अच्छा, ऊपर से जी। अभी तक हम बात कर रहे थे अतिथि शिक्षकों को लेकर के, अतिथि शिक्षकों का मानदेय को लेकर के कि उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या उनके दिल में है और क्यों परेशान है और कौन सी राजनीति का शिकार है और किसकी राजनीति का शिकार है और ये ज़िले के संबंधित कौन से अधिकारी की लापरवाही समझ में आ रही है। ये पूरी व्यथा को हम जान रहे थे, जिला के शिक्षा अधिकारी से भी जाना और अतिथि शिक्षकों से भी जाना कि वो क्या कुछ बोलना चाहती है, उनके अंदर क्या कुछ मन में भरा हुआ है, क्या कुछ दिल में है। उनको भुगतान, खुद का काम किए हुए का भुगतान नहीं मिल पा रहा है, खुद के बच्चों को पढ़ाए हुए का भुगतान नहीं मिल पा रहा। आखिर किसकी कमी है, क्या लचर व्यवस्था है, इस शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, इस पे क्या कुछ सुधार किया जाएगा या महज ऐसे ही दिखावा होता रहेगा जिसके खामियाजा कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। IBC 24 के लिए उमरिया से मैं ओम प्रकाश गुप्ता।